प्यारे बच्चों नमस्कार। LGR स्टडी पैरा मेडिकल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप यदि LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को विजिट करके आप स्टडी से संबंधित बहुत सारा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम जो है जानेंगे इंग्लिश के बारे में। खास करके इंग्लिश का आज आपका पहला क्लास है। तो पहले क्लास में हम ये जानेंगे कि आपके इंग्लिश का सिलेबस क्या है पैरामेडिकल का, साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, किस लेवल की चीज़ें पूछी जाती है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बेसिक ऑफ इंग्लिश को आज जानेंगे कि इंग्लिश है क्या, इन सभी चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए सबसे पहले सिलेबस पर चर्चा करते हैं। सिलेबस में आपका जो है सबसे पहला जो आता है वो कॉमन एरर्स से क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से? कॉमन एरर्स से क्वेश्चन आते हैं। कॉमन एरर्स में आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उसके बाद एडवर्ब्स, उसके बाद यदि हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन और टेंस से क्वेश्चंस आते हैं। अगला जो आपका दूसरा नंबर का आता है वो आइडम्स और फ्रेज से क्वेश्चन आते हैं। आइडम्स और फ्रेज के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स के बारे में भी आप सभी बच्चे जानते हैं कि सिनोनिम्स जिसे हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, एंटोनिम्स जिसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। स्पेलिंग टेस्ट अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 4 आपके स्पेलिंग्स दिए जाएंगे। एक स्पेलिंग आपका करेक्ट होगा, बाकी सब गलत लिखा गया होगा, तो उसमें से करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी होगी, या फिर इनकरेक्ट एक होगा, 4 करेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके स्पेलिंग टेस्ट में मिलेगी। उसके बाद जो है छठे नंबर पर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द। उसके बाद वॉइस से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम नरेशन के नाम से जानते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन में जो है एक बड़ा फ्रेज दिया, पैराग्राफ दिया रहेगा और उसमें से आपको पढ़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर देना होगा। खास करके अब कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको कराएंगे। उसके बाद क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्लोज टेस्ट क्या होता है भाई साहब? क्लोज टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी होती है। उसके बाद अगला जो है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में आपके सामने 6 सेंटेंसेज होंगे। सबसे पहला नंबर का नंबर 1 होगा, उसके बाद दूसरा में जो है PQR और सबसे लास्ट जो होगा S होगा, और S के बाद जो सबसे लास्ट होगा वो 6 नंबर का होगा। तो इस PQRS को जो है अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल सजाना होगा। एक के बाद आपको P वाले सेंटेंस को रखना है, या फिर Q वाले को, या फिर R वाले को, ऐसे करके आप चूज करना है आपको, यानी कि उसको बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी कि पूरे सेंटेंस को आपको पूरा करना होगा इस सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में। आशा करते हैं सिलेबस आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, इतना चीज़ कराने के बाद हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराएंगे। जहां तक संभव हो सकेगा, जहां तक का क्वेश्चन हमें प्राप्त होगा, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम कराने की कोशिश नहीं, बिल्कुल कराएंगे तो कराएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपके मन में एक और डाउट्स होंगी कि सर सिलेबस तो हमने जान लिया, लेकिन लेवल क्या होता है? देखिए भाई साहब, आप जो है या तो 10th का एग्ज़ाम देने के बाद पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, या फिर 12th का एग्ज़ाम देने के बाद ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इसलिए 10th और 12th लेवल के क्वेश्चंस ही रहते हैं। जो बच्चे 10th लेवल पर देते हैं उनको 10th लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो 12th लेवल के बच्चे होते हैं उनको 12th लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि उनके एग्जाम में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो चलिए यहाँ तक आप सभी बच्चों को यदि समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं, आज हम इंग्लिश का क्लास करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि सर इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश क्या होता है ये तो आपको जाननी होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इंग्लिश क्या होता है भाई साहब। इंग्लिश एक लैंग्वेज है या फिर सब्जेक्ट है? तो अब आप कहेंगे कि इंग्लिश तो सर एक लैंग्वेज है। जी बिल्कुल, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो है, लेकिन आखिर ये लैंग्वेज क्या होता है ये भी समझिए। लैंग्वेज क्या होता है भाई साहब? लैंग्वेज जो होता है एक माध्यम है। 2 व्यक्तियों के बीच, 2 लोगों के बीच, या फिर अनेक लोगों के बीच जो थॉट्स होती है, जो सोच होती है, इस सोच को पहुंचाने का काम कौन करता है? लैंग्वेज करता है। जैसे मैं कहूं कि मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं, मैं क्या कहूं? मैं कहूं कि मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं, तो ये क्या है? मेरी सोच है कि मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ। और ये पहुँचाने का काम, आप तक पहुँचाने का काम हम किस तरीके से कर रहे हैं?
अपने लैंग्वेज के सहारा से कर रहे हैं। लैंग्वेज के सहायता के बिना ये चीज़ें हम आपको नहीं कह सकते थे। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, हमारी जो फीलिंग होती है, एक दूसरे में जो फीलिंग को हम बांटने की कोशिश करते हैं और बांटते हैं, तो इसमें हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। हमारी जो सोच होती है, उस सोच को हम यदि दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो इसके लिए भी हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या है भाई साहब, हम दोनों के बीच में, हमारे और आपके बीच में क्या एक कंबाइंड बना हुआ है, लैंग्वेज का कंबाइंड बना हुआ है। लैंग्वेज यदि हम दोनों के पास नहीं रहेगा, यदि आपके पास लैंग्वेज का ज्ञान नहीं रहेगा या फिर हमारे पास लैंग्वेज का ज्ञान नहीं रहेगा, दोनों में से किसी के पास यदि लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को, उन सोच को, उन आइडियाज़ को, उन थॉट्स को एक दूसरे के बीच नहीं शेयर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का काम क्या है, ये तो आप लोगों ने समझा। अब हम समझते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। ये फॉर्मूला है LSRW। अब आप कहेंगे सर ये LSRW, हमने तो कुछ नहीं समझा LSRW के बारे में। देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपने माता पिता और फैमिली के लोगों की जो बातें होती हैं उनको सुनते हैं। वो आप यदि जाएंगे इंग्लैंड में, इंग्लैंड वाले के बच्चे क्या होंगे भाई साहब, बचपन से ही इंग्लिश बोलेंगे। भोजपुरी वाले के बच्चे बिल्कुल जो है बचपन से ही भोजपुरी बोलेंगे। मैथिली वाले लोग के बच्चे जो है बचपन से ही मैथिली बोलेंगे। हिंदी वाले हिंदी भाषी जो लोग होंगे उनके बच्चे बचपन से ही क्या करेंगे, हिंदी बोलेंगे। ये उनको सिखाना नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सुनना जरूरी है। जो व्यक्ति गूंगा रहता है वो बहरा भी रहता है, और बहरा रहता है इसलिए गूंगा रहता है। ये आप कभी किसी भी बड़े बुजुर्ग से जानने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सुनने की ज़रूरत होगी। अब आप कहेंगे सर जब हम सीखेंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे? तो बच्चा में आपको पहले तो है सुनना होगा। सुनने के बाद आप क्या करते हैं भाई साहब, किसी भी लैंग्वेज को कोई बच्चा यदि सुनता है फिर वो बोलने की कोशिश करता है। उसको क्या करता है, बोलने की कोशिश करता है, चाहे उसको कोई रूल पता हो या फिर नहीं पता हो। मम्मी को कभी जो है दीदी भी बोल सकता है, चाचा को कभी मामा भी बोल सकता है, लेकिन बोलता तो है। इसका मतलब है लैंग्वेज का ज्ञान उसको थोड़ा ना थोड़ा है, कुछ ना कुछ लैंग्वेज वो सुन करके सीखा है। तो चलिए, यहाँ तक जब बच्चे पहुँच जाता है, बोलना शुरू कर देता है, तब उसको आप क्या करते हैं, तब आप उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। ABCD और आई इधर उधर की चीज़ें उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके बाद क्या करता है भाई साहब, जब बोलना शुरू करता है तो आप उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। जब वो पढ़ना सीख जाता है तब आप क्या करते हैं, उसको लिखना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, उसके बाद उसको लिखना सिखाते हैं, यानी कि राइटिंग सिखाते हैं, राइटिंग सिखाते हैं। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, अच्छी तरीके से सीखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले उसको सुनना पड़ता है, उसके बाद बोलना, बोलने के बाद उसको लिखना पड़ता है, बोलने के बाद उसको पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के बाद उसको क्या करना पड़ता है भाई साहब, लिखना पड़ता है। यहाँ तक यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। थम्स अप कीजिएगा एक बार। चलिए, आगे की चीज़ों को अब हम सीखने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने आपको लैंग्वेज का जो डिफिनीशन है उसको समझाया नहीं। अ मीडियम थॉट्स क्या है, एक माध्यम है। थॉट्स विच मी एक्सप्रेस, ऐसी सोच जिसको हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों के बीच जो है पहुंचाने का काम करते हैं। आवर फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज क्या करते हैं भाई साहब, हमारी जो थॉट्स है उसको हम क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं लैंग्वेज के द्वारा। हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो आइडियाज हैं, इन सभी को शेयर करने का काम हम किससे करते हैं, लैंग्वेज से करते हैं। तो वैसा ही एक लैंग्वेज इंग्लिश भी है। तो चलिए अब इंग्लिश के बारे में जानते हैं भाई साहब। इंग्लिश क्या है भाई साहब, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि भाई साहब किसी लैंग्वेज को हम सीधे कैसे बोलेंगे। किसी चीज़ का माध्यम होना चाहिए भाई साहब। लिखने के लिए क्या पड़ता है, पेन और कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। खाने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने के लिए हमें गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए तो किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी जी। तो अब आप कहेंगे सर किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें साउंड की ज़रूरत पड़ती है, आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके पास आवाज़ नहीं है तो आप उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आवाज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, ये साउंड के बारे में तो साउंड की ज़रूरत तो हुई, लेकिन ये साउंड आएगा कहाँ से, ये साउंड आते हैं हमारे लेटर्स से। ये साउंड कहाँ से आते हैं, ये साउंड आते हैं हमारे लेटर्स से। जैसे हमें बोलना है आम,
तो इसमें हम दो लेटर्स का यूज करेंगे, आ और म। फिर बोलेंगे यदि हमारे पास आ और म नहीं रहता तो हम आम नहीं बोल सकते, हमें बोलना है वन। तो इसके लिए हमें ओ एन ई इस 3 लेटर्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद ही हम क्या करते हैं भाई साहब, इस 3 अक्षर की ज़रूरत होती है जिसे हम किसी न किसी लैंग्वेज को बोल सकते हैं इस साउंड की साउंड के माध्यम से। तो साउंड को ही क्या कहा जाता है भाई साहब, साउंड को ही लेटर्स कहा जाता है, लेटर को ही साउंड कहा जाता है। और इस ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं भाई साहब, इस लेटर के ग्रुप को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। इस ग्रुप के लेटर के ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए यहाँ तक साउंड क्या है, लेटर्स क्या है और अल्फ़ाबेट्स क्या है, ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ इसकी ज़रूरत हमें क्यों है ये भी अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए अब बात कर लेते हैं लेटर के बारे में। तो हमने जाना कि लेटर क्या है भाई साहब, अब हम आगे जानते हैं लेटर के बारे में। जानने के बाद वर्ड के बारे में, वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है RIGHT, राइट। राइट का मतलब क्या होता है भाई साहब, राइट का मतलब होता है सही। राइट का मतलब क्या होता है, सही। गौर से समझिएगा बात को। लेकिन ये RIGHT लिखा कैसे गया भाई साहब, इसको हम क्या लिख सकते थे, इस RIGHT को यदि हम लिख दे HRI, क्या लिख दे भाई साहब, HRIGT, तो इसका कोई मतलब निकलता है क्या, इसका कोई मतलब निकलता है, ये भी तो लेटर है, इसमें भी तो साउंड है, लेकिन इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। और ये क्या है भाई साहब, ये किसी लेटर का ग्रुप है। क्या है ये, क्या है भाई साहब, किसी न किसी लेटर का ग्रुप है ना। इन सभी HRIGT का ग्रुप है। उसके बाद इसी तरीके से ये राइट भी क्या है भाई साहब, लेटर का ग्रुप है। क्या है भाई साहब, ये राइट भी क्या है, लेटर का ग्रुप है। लेकिन इस ग्रुप का कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है, राइट का मतलब सही निकल रहा है और इसका मतलब कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो जिस भी लेटर के ग्रुप का कोई मीनिंग नहीं निकले, कोई मतलब नहीं निकले, उसे हम बिल्कुल वर्ड नहीं कहेंगे, उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे, वो वर्ड नहीं होगा। लेकिन कोई भी लेटर का ग्रुप हो और उसका क्या, कोई भी लेटर का ग्रुप हो और उसका क्या भाई साहब, उसका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है, तो उसे हम वर्ड कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। बिल्कुल एक भी स्टेटमेंट्स को आपको याद नहीं करनी है या फिर रटना नहीं है, यहीं पर आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो चलिए वर्ड के बारे में अब जानते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, वर्ड का डिफिनीशन है अ मीनिंगफुल, क्या, अमीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब हो। यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब होता है संगठन, या फिर यूनिट्स का मतलब आप ग्रुप भी कह सकते हैं, यूनिट्स का मतलब ग्रुप भी कह सकते हैं। अ लेटर, वर्ड का छोटा सा डिफिनीशन हमने यहाँ पर लिखा है, अ मीनिंगफुल यूनिट्स अ लेटर, यानी कि किसी न किसी लेटर के जो संगठन होते हैं, ग्रुप होता है, उसका यदि कोई मीनिंगफुल, वो यदि मीनिंगफुल है यानी कि उसका कोई मतलब निकल रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। तो लेटर के मीनिंगफुल ग्रुप को हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। यदि वो मीनिंगफुल नहीं है तो उसको हम वर्ड बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो चलिए वर्ड के बारे में भी आप लोगों ने समझा कि वर्ड कौन सा है। भाई साहब इसमें से सभी वर्ड है, देख लीजिए, राइट भी वर्ड है, लाइक का मतलब पसंद करना होता है, वहीं पर यहाँ पर लिख देते EKIL, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो ये वर्ड ही नहीं होता। फायर भी बिल्कुल मीनिंग है, हिट भी बिल्कुल मीनिंग है। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि ये सभी क्या है, सभी का यदि मीनिंग है तो सभी क्या है, सभी वर्ड है, सभी क्या है, वर्ड है। अब एक और बात चीज़ें हम समझते हैं। यहाँ तक हमने तो समझा, लेकिन अब जो है हमें ग्रामर पढ़नी है। तो ग्रामर क्यों है भाई साहब, ग्रामर क्यों यूज किया जाता है ये जान लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आई, इस आई को भी देखिए, इस आई को भी देखिए, इस आई को भी देखिए और इस आई को भी देखिए, RILI, FI और HI, ये सभी जो है आई है। लेकिन इस RI का मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पर निकल रहा है आई। इस आई का जो यहाँ पर साउंड निकल रहा है वो आई निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है। वहीं पर इसका जो साउंड निकल रहा है ये आई और हर्षी निकल रहा है। वहीं पर यदि हम इस आई की बात करते हैं, फायर, तो यहाँ पर देखिए आई निकल रहा है, ये आई निकल रहा है। वहीं पर देख लीजिए यहाँ पर हिट में जो आई का जो साउंड निकल रहा है, ये साउंड किस टाइप का निकल रहा है, ये साउंड सिर्फ ये दीर्घ ई निकल रहा है। एक ही आई का जो है अलग अलग साउंड निकला है। और ये साउंड क्यों निकला है, तो इसके लिए कोई ना कोई जो है कानून होगा भाई साहब, कोई ना कोई रूल्स होगा। तो इन सभी रूल्स को ही जानने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रामर को पढ़ते हैं कि आखिर कैसे, कब हमें किस अक्षर का, किस वर्ड का
किस सेंटेंस का कहाँ यूज करना है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें ग्रामर पढ़नी पड़ती है। ग्रामर क्या है भाई साहब, एक क्या है भाई साहब, रूल का समझ लीजिए कि रूल का ग्रुप है जिसको हम पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, एक अच्छे तरीके से लैंग्वेज को बोल पाते हैं। आगे हम चाहते यदि यहाँ पर, तो बिना ग्रामर का यदि हम चाहें तो हम बोल सकते हैं कि राम पढ़ती है। हम यदि कहते हैं कि राम पढ़ती है तो आप सभी बच्चे हंस पड़ेंगे। क्या करेंगे, आप सभी बच्चे हंस पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, राम पढ़ता है होता है, राम पढ़ती है नहीं होता है। तो ये किसका खेल है भाई साहब, ये ग्रामर का खेल है। और इसी इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने लोगों ने या फिर जो बड़े बड़े विद्वान हैं ग्रामर के, इनको 8 भागों में विभाजित कर दिया है, इनको 8 भागों में डिवाइड कर दिया है। और इस 8 भाग को क्या कहते हैं भाई साहब, इन 8 पार्ट्स को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन नहीं लिखा है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप डिफिनीशन लिखने के बाद बच्चे क्या करते हैं भाई साहब, उस डिफिनीशन पर लग जाते हैं, डिफिनीशन याद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें तो सिर्फ आपको समझानी है, यदि आप वैसे ही समझ जाएं तो फिर डिफिनीशन जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया है भाई साहब, ग्रामर को अच्छी तरीके से बोलने के लिए हमें क्या करना है, उसको सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और उन 8 पार्ट्स के समूह को हम क्या कहते हैं, ग्रुप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन आते हैं समझ लीजिए। सबसे पहला नाउन आता है, दूसरा जो है आपका प्रोनाउन आता है, तीसरा जो है एडजेक्टिव आता है। नाउन का काम है कोई भी संसार की जो भी वस्तुएं हैं उन सभी को हम नाउन कहते हैं। सीधा तो अब यहीं तक समझिए कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी क्या है, नाउन है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव जो किसी नाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है वर्ब, इसको हम वर्ब नहीं बोलेंगे, वर्ब कभी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ब। वर्ब का काम क्या है भाई साहब, वर्ब का मतलब होता है कार्य, तो वर्ब का मतलब भी आप समझ गए। उसके बाद एडवर्ब का मतलब होता है कि वर्ब के बदले में जो यूज किया जाए, कंजंक्शन, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद यहाँ पर जो आता है इंटरजेंशन। ये सभी क्या है, 8 पार्ट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट को आप लोगों ने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखने, सीखने, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन के बारे में पढ़ने के बाद हम आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें नाउन के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये नाउन क्या है। नाउन क्या है ये जानने के लिए एक चीज़ें हम आपको बोल रहे हैं, वो चीज़ें आप सभी बच्चे जहाँ से भी आप देख रहे हैं इस क्लास को, वो चीज़ें आप सभी बच्चे कीजिएगा। आप क्या कीजिए भाई साहब, अपने आँख को बंद कीजिए, अपने आँख को, आशा करते हैं आप सभी बच्चों ने बंद कर लिया होगा। अब जिनको जिधर देखने का मन हो, जो भी चीज़ें छूने का मन हो वो आप छू लीजिए आँख बंद किए हुए, और जिधर देखने का मन हो वो चीज़ें आप उधर आप सर घुमा लीजिए। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब क्या कीजिए, अब आपको अपनी आँखें खोलनी है। अब आपने अपनी आँखें खोली, अब आप जो अपनी आँखें खोली, आप जिधर घूमे उसके उस ओर की जो भी चीज़ें आपको दिखाई दी, आप जिधर भी घूमे हुए हैं उस ओर की जो भी चीज़ें दिखाई दी वो सभी नाउन है। चाहे आपके घर में हैंगर टंगा होगा, बैग होगा, बुक होगा, लैपटॉप्स होंगे, मोबाइल होंगे, उसके बाद आपके बेड भी हो सकते हैं, आपके क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी, ऐसा नहीं कि इस चीज़ को छोड़ दीजिए, जो भी आप देख रहे हैं वो क्या है भाई साहब, नाउन है। और आप जो भी चीज़ें छुए हुए हैं वो भी नाउन है। तो चलिए नाउन को हम समझते हैं। नाउन के पहले 3 टाइप्स को समझेंगे, 3 टाइप्स को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और 5 टाइप्स को समझेंगे। तो सबसे पहले आप नाउन के 3 टाइप्स को समझें। नाउन क्या है ये आप लोगों ने जाना होगा। जो भी चीज़ें हम संसार में देखते हैं या फिर उसको अनुभव करते हैं, छूते हैं या फिर नहीं भी छू पाते हैं, सभी नाउन हैं। सभी क्या है भाई साहब, सभी नाउन है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कुछ सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक नाउन है, अच्छा भी एक नाउन है, सर भी एक नाउन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो नाउन के सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। नाउन के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स जो होता है ये फंक्शनल होता है। फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक, जो कार्य करता है, ऐसा भी नाउन होता है। एक नाउन होता है विजिबल नाउन। एक नाउन क्या होता है भाई साहब, विजिबल नाउन। और एक नाउन होता है फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली, फेल्ट का मतलब फील और ओनली,
फील और ओनली से बना हुआ ये शब्द फेल्ट ओनली है, यानी कि जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो नाउन को कितने भागों में हमने बांटा, यहाँ पर हमने 3 भागों में बांटा। एक नाउन जो कि कार्यात्मक है, जिसको हम जिस पर हम एक्शन कर सकते हैं, जिसको हम कर सकते हैं। दूसरा, जिसको हम देख सकते हैं, वो भी एक नाउन है, कर सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, पेन से लिखेंगे, पेन भी एक नाउन है। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद हम देख सकते हैं, हम अपने कैमरा को देख सकते हैं, हम अपने क्लास को, हम अपने फ़ोन को देख सकते हैं, तो ये एक विजुअल नाउन हो जाएगा। फेल्ट ओनली, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि सर जो है LGR स्टडी से पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ आप अभी महसूस कर रहे होंगे, सर का नाम क्या है ये आप नहीं जानते हैं, तो चलिए लेकिन महसूस ज़रूर करते होंगे कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरी मम्मी जो है किचन में खाना बना रही है, तो उसका स्वाद यदि आपके पास आ रहा है, उसका जो स्मेल आपके पास आ रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मम्मी जो है किचन में क्या बना रही है। तो ये सभी जो है सिर्फ फील करने वाली बात है, सिर्फ फेल्ट ओनली हो जाएगा। तो चलिए नाउन की डिफिनीशन को समझते हैं। नाउन की डिफिनीशन को हमने यहाँ पर लिखा है, अ नाउन इज द नेम। क्या है भाई साहब, नाउन नेम है, किसी भी चीज़ का नाम हो लेकिन नाम है, चाहे वो पर्सन का नाम हो। पर्सन की बात करते हैं तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा सीखा। सीखा क्या है भाई साहब, एक पर्सन है और इस पर्सन का नाम क्या है, नाउन है। पैलेस पर यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर दिल्ली लिख देते हैं, दिल्ली एक नाउन है। उसके बाद थिंग, थिंग यानी कि वस्तुएं, वस्तुएं में जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू, चाकू भी एक नाउन है। क्वालिटी की यदि हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी एक नाउन है। कंडीशन की बात यदि करते हैं तो जैसे सिटिंग। कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो कंडीशन में हम किस चीज़ को रखेंगे, कंडीशन की यदि हम बात करें तो कंडीशन में आप कहते हैं ना कि ये किस कंडीशन में बैठा हुआ है, या फिर इसकी कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसी को हम कंडीशन बोलते हैं। तो ये भी एक नाउन है, कंडीशन भी एक नाउन है। पोजीशन, पोजीशन हम बैठे हुए हैं, उठे हुए हैं, सोए हुए हैं, या फिर टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, ये एक पोजीशन है, ये भी एक नाउन है। अपना जो एटीट्यूड होता है, ये एटीट्यूड भी एक नाउन है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, पोजीशन और एटीट्यूड इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन के बारे में आप लोगों ने समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि नाउन 3 होते हैं, एक फंक्शनल, एक विजिबल जिसको हम देख सकते हैं, एक जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ये सभी जैसे विजिबल नाउन की यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये जो एटीट्यूड है, एक एटीट्यूड नहीं, कंडीशन जो है एक विजिबल नाउन है। उसके बाद यहाँ पर हम यदि बात करते हैं, प्लेस एक विजिबल नाउन है। उसके बाद पर्सन एक विजिबल नाउन है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं थिंग, कोई भी वस्तु एक विजिबल नाउन है। लेकिन क्वालिटी क्या है भाई साहब, क्वालिटी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो चलिए क्वालिटी भी एक, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन को भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो चलिए एटीट्यूड एक बिना फील किया, इसको भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी। अब आप लोगों के मन में होगा कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी को हम फील भी करते हैं। क्वालिटी जो है विजिबल नाउन भी हो सकता है। कोई कपड़े हैं तो उसके क्वालिटी को आप देख सकते हैं। कंडीशन भी बहुत सारी ऐसी होती है जिसको देख सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड को तो आप नहीं देख सकते हैं। चलिए ये सब चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और नाउन के जो 5 टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, इन सभी काइंड्स को समझते हैं, टाइप्स को समझते हैं। नाउन के प्रॉपर्ली 5 टाइप्स होते हैं, वो तो देखने की बातें थी। अब यहाँ पर ग्रामेटिकल तरीके से हम समझते हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो है प्रॉपर नाउन है। अब आप कहेंगे सर इस नाउन को भी क्यों बांट दिया गया है इस 5 टाइप्स में, ये भी आपको समझ में आएगी। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको बताया कि ये मेरा, हमने आपको कहा कि ये राम है। राम क्या है भाई साहब, कोई ना कोई प्रॉपर है, राम है तो है, लेकिन हम कह दें कि ये लड़का है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा नाउन है, आप खोजते घूमेंगे, तो इसी के लिए तो ये कॉमन नाउन बनाया गया है। राम को यदि आप राम कहते हैं तो राम कॉमन हो गया, लेकिन राम को यदि लड़का कहते हैं तो लड़का कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये एक कॉमन नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वहीं पर यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, इसी कॉमन नाउन से जो चीज़ें बचती है उसी से कलेक्टिव नाउन बनता है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर कहा कि लड़का है, लेकिन हम यहाँ पर कहें कि यहाँ पर जो है लड़कों का ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। हमने आपको यहाँ पर बताया
कि ये जो है स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या है भाई साहब, एक कॉमन नाउन है। लेकिन हम कहें कि यहाँ पर जो है क्लास है, एक जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आप उसको क्या कहेंगे, ये स्टूडेंट्स है, उसको आप बोलेंगे कि ये क्लास है। ये क्लास क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन जो मेटल से बने होते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जो कि फील सिर्फ किया जाता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये 5 आप सभी बच्चे याद रखिएगा। और वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे ये आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज का क्लास सिर्फ आपका बेसिक क्लास है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन 5 नाउन के बारे में आप लोगों ने समझा। अब एक एक नाउन को हम सीखने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब होता है अपना, प्रॉपर का मतलब कोई खास। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है कोई ना कोई खास। खास यानी कि पर्सनल, खास कहें या फिर पर्सनल कहें, दोनों बातें एक है। ऐसा नाउन जो खास हो या फिर पर्सनल हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बोला मोहन, मोहन क्या है भाई साहब, कोई ना कोई प्रॉपर व्यक्ति है, राम का बेटा होगा, या फिर मेरा जो है मेरा नाम अभिनव है तो अभिनव का स्टूडेंट्स होगा मोहन। तो ये मोहन क्या है भाई साहब, कोई ना कोई यहाँ पर पर्सनल चीज़ें हो रही है ना, मोहन किसी न किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। रानी, रानी कोई पर्सनल है, लेकिन यहाँ पर यदि हम रानी को कह दें कि रानी कहीं पर खड़ी है, आपसे कोई पूछे कि वो कौन खड़ी है, तो आप यदि जानते हैं तो कहेंगे ये रानी है। तो रानी जैसे ही कहेंगे तो इसका मतलब पर्सनल वो रानी को आप जानते हैं, तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन आप कहेंगे, आप यदि नहीं जानते हैं तो कहेंगे, आपसे यदि कोई पूछेगा वो कौन खड़ी है, आप कहेंगे वो लड़की खड़ी है, तो वहाँ पर सारी लड़की का बोध हो जाता है, इसलिए वहाँ पर ये जा करके कॉमन नाउन हो जाएगा। तो पहले हम प्रॉपर नाउन को समझते हैं अच्छी तरीके से। मोहन क्या है भाई साहब, मोहन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसलिए बोल रहे हैं मोहन, मोहन एक प्रॉपर नाउन है। रानी को जानते हैं इसलिए बोल रहे हैं रानी, तो रानी एक प्रॉपर नाउन है। दिल्ली को आप जानते हैं, दिल्ली एक कैपिटल है, एक जो है बहुत बड़ा शहर भी है, तो इसलिए आप जानते हैं एक जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, तो इसलिए हम जानते हैं दिल्ली को प्रॉपरली हम जानते हैं तो दिल्ली प्रॉपर नाउन होगा। कोलकाता को हम प्रॉपरली जानते हैं तो ये कोलकाता क्या है भाई साहब, पर्सनल है, इसलिए एक प्रॉपर नाउन है। रामायण, रामायण के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं। वहाँ पर यदि कोई बुक रख दिया, बहुत सारे बुक रख दिया, उसमें एक रामायण का बुक है, आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊपर जो बुक रखा हुआ है वो कौन सा बुक है, आप कहेंगे कि रामायण है, इसका मतलब उसके बारे में आप जानते हैं, तो रामायण क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन है। होली, होली जो है अपना एक त्यौहार है, होली अभी ही बीता है, तो होली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, जो खास हो, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन आप सभी बच्चे एक बार देख लीजिए। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है भाई साहब, नेम है किसका, सम पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर यानी कि कोई खास जो है व्यक्ति, यहाँ पर डबल ओ लिखा गया है, एक ओ ही होगा, तो चलिए पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर, उसके बाद जो है यहाँ पर पैलेस और थिंग, कोई भी चीज़ यदि पार्टिकुलर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। और प्रॉपर नाउन के बाद जो चीज़ें छूटती है उसी से बनता है कॉमन नाउन, उसी से क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है। और इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल भी लिया है। तो चलिए यहाँ पर मोहन को आप जान रहे थे इसलिए क्या बोले आप कि मोहन है, लेकिन आप यदि मोहन को नहीं जानते हैं और आपसे कोई पूछ दे कि वो कौन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा बॉय है। क्या है, बॉय है, यानी कि वो लड़का है, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन हो जाएगा। रानी के बारे में, रानी के बारे में आपसे यदि कुछ कोई पूछे और रानी के बारे में जानते हैं तब तो ये रानी प्रॉपर है, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा गर्ल। और गर्ल जैसे ही आएगा तो ये एक कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन की डिफिनीशन को पहले हम जानते हैं, इसके बाद ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए कॉमन नाउन को की डिफिनीशन को पढ़िए सबसे पहले। अ कॉमन नाउन इज द नेम, क्या है भाई साहब, कॉमन नाउन भी एक क्या है भाई साहब, नाम है, गिवन टू एवरी कॉमन पर्सन। क्या है भाई साहब, सभी, एवरी यानी कि सभी जो कॉमन पर्सन है, खास व्यक्ति नहीं, जिससे पूरे कॉमन का मतलब होता है यानी कि पूरे जाति का उससे बोध हो जाता हो, उसे हम कॉमन पर्सन कहते हैं। कॉमन पर्सन, पैलेस और थिंग, द सेम क्लास, सेम क्लास का कोई चीज़ व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो या फिर
कोई जगह हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। सेम क्लास का मतलब आप लोग समझे क्या भाई साहब, क्या समझे सेम क्लास का मतलब? दिल्ली क्या है भाई साहब, दिल्ली क्या है, दिल्ली तो एक प्रॉपर है, खास है, लेकिन सिटी जो है बहुत सारा है, कोलकाता भी है, हरियाणा भी है, और बहुत सारा सिटी है, दरभंगा भी हमारा सिटी है, पटना भी सिटी है, लखनऊ भी सिटी है। तो इसलिए ये दिल्ली जब भी क्या हो जाए भाई साहब, दिल्ली जब भी क्या करे, दिल्ली जब भी किसी न किसी सेम क्लास के बारे में बताना शुरू कर दे, किसी न किसी, यहाँ पर देखिए दिल्ली के बारे में आप जानते थे तो बोल दिए कि ये क्या है भाई साहब, ये तो दिल्ली है। लेकिन यहाँ से आपको कोई पिक्चर दिखा दिया जाए, दिल्ली का कोई पिक्चर खींच लिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ ये क्या, ये किस चीज़ का पिक्चर है, आप कहेंगे ओ ये तो किसी न किसी शहर का पिक्चर है। तो यहाँ पर ये सिटी जो हो जाएगा ये कॉमन नाउन होगा। उसके बाद कोलकाता, कोलकाता भी क्या हो जाएगा भाई साहब, कोलकाता भी एक सिटी होगा, तो ये भी एक कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद रिवर, रिवर को आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप यदि गंगा नदी में जाएंगे स्नान करने, आपसे कोई पूछेगा कहाँ गए थे स्नान करने, तो आप बोलेंगे गंगा नदी में। आप कहीं तीर्थ पर जा रहे हैं और आपको नदी का नाम नहीं पता है और आप स्नान कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपसे कोई पूछेगा कहाँ से स्नान करके आया भाई साहब, आप बोलेंगे रिवर से स्नान, यानी कि नदी से हमने स्नान करके आया है। तो यहाँ पर रिवर जो है एक कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन आप जैसे ही गंगा यमुना बोल देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। चेयर, चेयर भी एक प्रॉपर नाउन है, टेबल भी एक प्रॉपर नाउन होगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है भाई साहब, एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर मोहन, मोहन क्या है, एक लड़का है, मोहन जो है कहीं पर बैग टांग करके खड़ा है, मोहन क्या है, कहीं पर बैग टांग करके खड़ा है, बुक लेकर के हाथ में खड़ा है, और मोहन को आप जानते हैं तब तो आप मोहन कहेंगे। आप यदि नहीं जानते हैं तो आप क्या कहेंगे भाई साहब, वहाँ एक स्टूडेंट्स खड़ा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, और मोहन यदि बूढ़ा व्यक्ति है और आपसे पूछे कि वहाँ पर कौन खड़ा है, मोहन को जानते हैं तब तो आप कहेंगे मोहन, यदि नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन क्या हो जाएगा भाई साहब, ओल्ड मैन एक कॉमन नाउन हो जाएगा, ओल्ड मैन एक कॉमन नाउन होगा प्यारे बच्चों। तो कॉमन नाउन के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से जाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन। इसी कॉमन नाउन से बनता है कलेक्टिव नाउन, इसी कॉमन नाउन से क्या बना है, कलेक्टिव नाउन बना है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स को लिया है। अब आपसे पूछेंगे कि बॉय क्या है भाई साहब, तो आप एक बार में बताएंगे कि सर ये तो कॉमन नाउन है। गर्ल पूछेंगे आप बताएंगे सर ये तो कॉमन नाउन है। सिटी पूछेंगे तो सर ये तो कॉमन नाउन है। रिवर पूछेंगे तो आप कहेंगे ये तो कॉमन नाउन है। स्टूडेंट्स, चेयर भी पूछेंगे तो आप कहेंगे कॉमन नाउन है। लेकिन 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 यहाँ पर हो गया, अब क्या लेकिन हो गया, सबसे पहले ये जानिए। देखिए भाई साहब, एक स्टूडेंट्स है या फिर बॉय है तो आप कहेंगे कि लड़का है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यदि एक जगह रहे, स्टूडेंट यहाँ पर है तो आप कह देंगे स्टूडेंट। लेकिन एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट यदि बैठे होंगे तो आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप कहेंगे वो क्लास है। आपसे यदि पूछे कोई तो वहाँ पर यदि कोई स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट खड़ा है तब तो आप कहेंगे कि वो स्टूडेंट, चाहे वो क्लास में ही क्यों ना खड़ा हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे यदि एक जगह हैं, क्लास कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि ये क्लास है। लोग, मान लीजिए यहाँ पर पीपुल, सोसाइटी, ये सभी क्या है भाई साहब, कलेक्टिव नाउन है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि सचिन तेंदुलकर जो है क्या है भाई साहब, सचिन तेंदुलकर का फोटो यहाँ पर यदि हमने आपको दिया और आपसे पूछे कि ये कौन है तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन कोई दूसरे प्लेयर का फोटो दे दे वहाँ पर और आपसे पूछे कि ये कौन है तो आप कहेंगे प्लेयर है। या फिर 4-5-6 प्लेयर का फोटो दे दिया और आपसे पूछे एक शब्द में बताओ ये किस चीज़ का पिक्चर है, तो आप बोलेंगे, जैसे MS धोनी का भी दे दिए, सचिन तेंदुलकर का भी दे दिए, विराट कोहली का भी पिक्चर दे दिया और आपसे पूछे कि एक शब्द में बताओ ये कौन है, ये किस चीज़ का पिक्चर है या फिर किसका पिक्चर है, तो आप कहेंगे ये तो प्लेयर का पिक्चर है। तो प्लेयर क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लेयर कॉमन नाउन होगा। लेकिन 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 बहुत सारे प्लेयर, टीम इंडिया के सभी प्लेयर का नाम एक जगह दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किसका पिक्चर है भाई साहब, तो आप कहेंगे ये तो टीम इंडिया का पिक्चर है, टीम इंडिया का पिक्चर है। तो यहाँ पर सभी जितने भी कॉमन नाउन के ग्रुप हैं, कॉमन नाउन के ग्रुप यानी कि लड़कों के ग्रुप यदि एक जगह है तो उसको हम कहेंगे बॉयज ग्रुप कहेंगे, तो कहेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है। यदि स्टूडेंट का ग्रुप है, स्टूडेंट का क्या है भाई साहब, ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। यदि लोगों का ग्रुप है यानी कि पूरे गांव के लोगों का ग्रुप है तो उसको हम क्या कहेंगे, सोसाइटी कहेंगे। यदि आप बहुत सारे सैनिकों का ग्रुप है तो उसको हम आर्मी कहेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का यदि एक ग्रुप है तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। भेड़ों का ग्रुप है तो उसको ग्रुप कहेंगे। यदि लोगों का
लोगों का एक ग्रुप है तो उसको हम क्या कहेंगे भाई साहब, लोगों के ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्राउड यानी कि भीड़ कहेंगे। तो ये भीड़ क्या हो जाएगा, भीड़ एक कलेक्टिव नाउन होगा। यानी बहुत सारे क्या है भाई साहब, बहुत सारे प्लेयर एक साथ हैं, उसको हम क्या कहेंगे, टीम कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो भी मान लीजिए कि एक से अधिक लोगों का ग्रुप या फिर वस्तुओं का ग्रुप को हम एक बार में संबोधित करते हैं, एक बार में बताते हैं, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टीम में बहुत सारे 11 प्लेयर रहते हैं, बहुत सारे टीम में 5 प्लेयर रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसको सीधे टीम बोल देते हैं। कि टीम इंडिया की हालत अच्छी नहीं, हम ये नहीं बोलते हैं कि उसमें विराट कोहली की हालत अच्छी नहीं है और MS धोनी की हालत अच्छी है, हम बोलते हैं टीम इंडिया की हालत काफ़ी बुरी थी इसलिए ये मैच हार गया। उसके बाद क्राउड, वो कहीं पर भीड़ लगा हुआ है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर राम, श्याम और मोहन सभी को गिन करके बताएंगे कि उसका ग्रुप है, हम सीधे बोलेंगे कि वो भीड़ है। हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। कोई ग्रुप कहीं पर खड़ा है, मान लीजिए आजकल गैंग का बहुत बड़ा चर्चा है, गैंग का व्यक्ति अगर कहीं से आ गया तो हम बोलेंगे कि गैंग यानी कि वहाँ पर किसी न किसी लोगों का ग्रुप है। आर्मी, एक आर्मी यदि रहे तो आर्मी कहेंगे, लेकिन बहुत सारे फौज एक साथ आ जाए तो आप कहेंगे कि आर्मीज आ गए। उसके बाद क्लास के बारे में समझा, सोसाइटी में यदि 1-2 व्यक्ति रहे तो उसको हम बोल देंगे, या फिर 10 व्यक्ति भी रहे तो हम उसको बोल देंगे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। लेकिन पूरे समाज का यदि एक साथ बोध करना होगा तो उसको सोसाइटी कहेंगे, यानी कि कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो चलिए, बड़े ग्रुप को एक साथ यदि संबोधित करना होगा तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्ट करना, कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, सभी चीज को कलेक्ट करके। अभी तक आप नहीं समझा तो अब समझिए, चीज़ों को कलेक्ट करके एक नाम यदि उसका दिया जाए, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया जाए और उसका एक नाम दिया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए, कलेक्टिव नाउन के बारे में आप लोगों ने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन को देख लीजिए, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं की संख्या और पर्सन की संख्या दैट आर टेकन टुगेदर एज होल, यानी कि किसी भी वस्तु की संख्या हो या फिर व्यक्ति की संख्या हो, उसको एक साथ क्या करना है, पूरे को संबोधित करना हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए, इस 3 नाउन के बारे में हमने जाना, अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है ये जानिए। मटेरियल नाउन के बारे में जानने वाले हैं जो भी चीज़ें मेटल से बनी हुई है, किसी न किसी धातु या फिर किसी न किसी अन्य चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए पानी का जो है सूत्र क्या होता है भाई साहब, पानी का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बनता है। तो वाटर क्या हो जाएगा भाई साहब, मटेरियल नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन में सबसे बड़ी बातें, एक बात आप जानिए प्यारे बच्चों, मटेरियल नाउन को आप गिन नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं भाई साहब, माप या फिर तौल सकते हैं, माप या फिर तौल सकते हैं मटेरियल नाउन को। तो चलिए, ऑयल क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑयल को आप माप या तौल सकते हैं, नहीं, सॉरी जी, बिल्कुल माप या तौल सकते हैं। तो ये क्या है भाई साहब, ऑयल जो है एक मटेरियल नाउन है। आपसे पूछा जाए कि ऑयल को गिन सकते हैं तो ऑयल को आप कभी गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए ऑयल एक मटेरियल नाउन है। वाटर को आपको यदि गिनने के लिए बता दिया जाए तो आप गिन नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, ये मटेरियल से बना हुआ है, ऑयल भी किसी न किसी चीज़ से बना होगा। लकड़ी अभी क्या है भाई साहब, एक मटेरियल नाउन है, लकड़ी को भी आप गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप सकते हैं मीटर से या फिर तौल सकते हैं। लकड़ी को भी आप क्या कर सकते हैं, माप या फिर तौल सकते हैं, तो ये भी एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड को भी आप गिन नहीं सकते हैं, डायमंड को भी आप गिन नहीं सकते हैं। तो मटेरियल नाउन समझने में ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर, मेटल होगा, और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जो क्या है भाई साहब, किसी न किसी मेटल से बना हुआ है या फिर उसका जो है माप तौल की इकाई है। तो इकाई जिसकी भी होगी वो सभी क्या हो जाएगी भाई साहब, माप तौल की इकाई जिसमें यूज होगा, जिसमें काउंटिंग नहीं होगा वो सभी मटेरियल नाउन होगा। ऑयल का काउंटिंग नहीं होगा, वाटर का, वुड का, गोल्ड का, डायमंड का काउंटिंग होगा नहीं होगा। इसको आप गिन सकते हैं या फिर माप सकते हैं, तो ये सभी क्या है भाई साहब, सॉरी गिन नहीं सकते, माप या फिर तौल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये सभी मटेरियल नाउन है।
आगे बढ़ते हैं, मटेरियल नाउन के बारे में ज़्यादा आपको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब लास्ट जो आपका है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट क्या है भाई साहब? लास्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानते हैं कि आखिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये क्या है भाई साहब? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिर्फ हम फील कर सकते हैं चीज़ों को। क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना गिन सकते हैं, ना इसको क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, ना माप सकते हैं। सिर्फ इसको फील कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। चलिए ऐसा क्या बात है जिसको हम सिर्फ फील ही कर सकते हैं? तो हमने आपको यदि छुआ तो छूने का सिर्फ आपको फील होता है। हमने आपको कितना छुआ आप बता सकते हैं? हमने आपको 2 किलो छुआ या फिर 5 छुआ या फिर 6 छुआ या फिर 10 ग्राम छुआ, ये आप नहीं बता सकते। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि सर ने हमको छुआ। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये एक छूना एक क्या है, जैसे ही आपके स्किन में टच होगा तो आपको सिर्फ अनुभव होगा। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन के बाद हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसका नाम है भाई साहब? क्वालिटी का नाम है, स्टेट यानी कि अवस्था का नाम है, और एक्शन का नाम है। चलिए अब देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसको कहेंगे? किसी न किसी क्वालिटी को कहेंगे, या फिर स्टेट को कहेंगे, या फिर एक्शन को कहेंगे। आइए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या करते हैं भाई साहब, एग्जाम्पल को जानते हैं। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है भाई साहब? एक क्वालिटी है। क्या है भाई साहब? एब्स्ट्रैक्ट, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है। ईमानदारी क्या है भाई साहब? क्वालिटी है। और इस ईमानदारी को ना हम माप सकते हैं ना तौल सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है भाई साहब? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा यहाँ पर आता है ट्रुथ, सत्य। सत्य क्या है भाई साहब? सत्य क्या है भाई साहब? सत्य एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्योंकि ये क्या है भाई साहब? इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। पहली बातें, हम आपको यदि कुछ बोल रहे हैं तो सत्य बोल रहे हैं या फिर झूठ, इसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरी बातें कि फील तो हम कर ही सकते हैं। फील करने के बाद दूसरी बातें आती है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ना माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, और ना देख सकते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव किससे कितना करता है ये किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता है, इसलिए लव क्या है भाई साहब? लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको मापा या फिर तौला नहीं जा सकता है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं या फिर बहुत प्यार करते हैं, इतना कहा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्विंटल, 2 क्विंटल, 4, 5, 6 क्विंटल हम तुमसे प्यार करते हैं, यह बातें नहीं कही जा सकती। साथ ही साथ प्यार में धोखा क्यों मिलता है? प्यार में धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं, तो हमें धोखा मिलना जरूरी है। तो इसलिए प्यार में धोखा मिलता है। प्यार में क्यों धोखा मिलता है? क्योंकि प्यार एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है। हेट में भी वही बातें हैं। हेट का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना। उसके बाद हैप्पीनेस क्या है भाई साहब? हैप्पीनेस यानी कि खुशी। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको भी हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। सैडनेस को भी सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप लोगों ने जाना, यहाँ तक कि सारी चीज़ें जो है आपका क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है बेस्ट कंसेप्ट दिया जाता है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में इसका आप रिप्लाई दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक की सारी चीज़ें तो समझ गए। हमने आपको पहले ही बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, या फिर ट्रुथ कौन सा नाउन है, या फिर वुड कौन सा नाउन है, या फिर आपको बता दें कि मैन कौन सा नाउन है, राम कौन सा नाउन है, गर्ल कौन सा नाउन है, रीना कौन सी नाउन है। तो ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे जो पूछा जाएगा वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, और इसके लिए जो कुछ रूल्स हैं उन सभी रूल्स को देखने की अब कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है फर्स्ट रूल आपके सामने है। रूल को आपको याद नहीं करनी है। सबसे पहले हम ये बात बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बता रहे हैं रूल को क्या करनी है, आपको बिल्कुल याद नहीं करनी है। यहाँ पर आपको समझते चलनी है कि इस रूल में क्या कहा जा रहा है, और रूल्स आप यदि समझ लेते हैं तो फिर दरादर आपके क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट रूल है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। नाउन किस टाइप के होते हैं? नाउन 2 टाइप के होते हैं। एक सिंगुलर यानी कि एक वचन, दूसरा प्लुरल यानी कि बहुवचन। सिंगुलर और प्लुरल आप सभी बच्चे जानते होंगे।
होंगे, इसलिए हमने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपका टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं समझा। तो सिंगुलर प्लूरल नाउन जो है क्या है भाई साहब, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, उसको प्लूरल समय समय पर बनाया जाता है। तो चलिए कौन कौन से नाउन हैं जो सिर्फ क्या है भाई साहब सिंगुलर होते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है फर्नीचर ये जानिए। फर्नीचर को आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, फर्नीचर को क्या कर सकते हैं, कभी गिन नहीं सकते हैं, कभी गिन नहीं सकते हैं। आपके घर में जो है फर्नीचर यदि सीधे बोल दिया जाए कि हमें फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर की दुकान पर जाइए और आप सीधे बोल देंगे कि फर्नीचर चाहिए, तो फर्नीचर की बहुत सारी सामान होती है, कुर्सी भी होता है, टेबल भी होता है, उसके बाद डेस्क भी होता है, बेंच भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो फर्नीचर क्या है भाई साहब, फर्नीचर को आप क्या कर सकते हैं, इसको कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। आप यदि आपके घर में बहुत सारा फर्नीचर है, टेबल है, डेस्क है, बेंच है, तो आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे घर में फर्नीचर की कमी नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे फर्नीचरें हैं, ये नहीं कह सकते हैं। फर्नीचर हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इन्फॉर्मेशन, आपको यदि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, हमेशा सिंगुलर में ही रखेंगे। चाहे कितने भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आप कहेंगे कि हम आपको 5-6 इन्फॉर्मेशन दे दिए। जैसे कि हमने आपको पैरामेडिकल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, पैरामेडिकल के बारे में यदि हम बता रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, क्यों आपको पैरामेडिकल करनी चाहिए, इसका स्कोप क्या है, और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो क्या है भाई साहब, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इन्फॉर्मेशंस नहीं, सिर्फ लिखेंगे कि हमने इन्फॉर्मेशन दिया और आप कहेंगे कि हमने इन्फॉर्मेशन पाया। इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर में लिखा जाएगा। कहीं पर भी आपको यदि मिल जाए इन्फॉर्मेशंस तो आप उसको गलत कर सकते हैं। पोइट्री, पोइट्री भी सिंगुलर में लिखे जाते हैं। सिंसरी ये भी सिंगुलर है। मिशनरी, मिशनरी भी हमेशा सिंगुलर रहेगा। वर्क हमेशा सिंगुलर रहता है। कोई काम जो है आप भर दिन भी काम करेंगे फिर भी आप कहेंगे कि हमने काम किया, हमने क्या किया, काम किया। आपने यदि 5 मिनट काम किया फिर भी आप कहेंगे कि हमने काम किया। 5 मिनट भी बहुत सारे काम कर देते हैं लोग। यदि आधा घंटा आपको दिया जाए तो उसमें आप खाना भी खा सकते हैं, कुछ फ़ोन भी देख सकते हैं, तो या फिर खाना खाने के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो आपने काम किया। तो इसलिए जो है काम को भी हमेशा सिंगुलर पर्सन में रखा सिंगुलर स्टेट में रखा जाता है। वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी को भी आप कभी जो है प्लूरल नहीं बना सकते हैं। लकड़ी का यदि प्लूरल बनाएंगे तो WOODS, वुड्स, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। वुड्स का मतलब क्या होता है भाई साहब, जंगल। वैसे जंगल के और भी मीनिंग होते हैं जो आप लोगों ने याद किया होगा, लेकिन वुड्स यदि आप बनाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल। तो इसलिए लकड़ी भी क्या हो जाएगा भाई साहब, लकड़ी हमेशा सिंगुलर रहेगा। पेपर, एक कॉपी में बहुत सारे पेपर रहते हैं, लेकिन क्या लिखा रहेगा, पेपर जो है लिखा रहेगा पेपर। किसी कॉपी में यदि 50 पेपर है तो उसमें आप देखेंगे कि 50 पेपर लिखा रहेगा, 50 पेपर्स नहीं लिखा रहता है। तो इसलिए ये पेपर भी क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। आप यदि 10 गिलास लाते हैं और आपसे कोई बोल दे 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आपसे यदि हम बोलें कि गिलासें लाओ, ये नहीं बोलेंगे, हमेशा हम आपसे बोलेंगे कि गिलास लेकर के आओ। इसमें आपको माइंड लगाना है कि 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो पांचों के लिए हम गिलास लेकर के आए। गिलास हमेशा सिंगुलर में रहेगा। जहां भी प्लूरल में गिलास रहेगा आप उसको गलत कीजिएगा। डस्ट, डस्ट भी हमेशा सिंगुलर है, ये चाहे डस्ट कम उड़े या फिर अधिक उड़े, हमेशा सिंगुलर में इसको लिखा जाएगा। ट्रैफिक, ट्रैफिक हमेशा सिंगुलर रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है। फूड, ग्रास, ग्रास यदि आप काटने जाते हैं तो क्या कहते हैं भाई साहब, हमने ग्रासेज काटे, आप कहते हैं कि हमने घास काटे। यदि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग गाँव में चारा काटने जाते हैं और उसमें बहुत तरीके के घास काट करके लाते हैं, लेकिन उनसे आप पूछेंगे, एक मूर्ख व्यक्ति रहते हैं, लेकिन उनसे भी आप पूछेंगे आप कहाँ गए थे, तो वो कहेंगे कि घास काटने गए थे, घास लेकर के आए हैं। तो ये ग्रास भी हमेशा सिंगुलर रहेगा। लैंग्वेज हमेशा सिंगुलर रहती है। एडवाइस हमेशा सिंगुलर रहता है। आयरन यानी कि लोहा, ये एक मटेरियल नाउन है लेकिन हमेशा सिंगुलर रहेगा, और मटेरियल नाउन है इसलिए इसको हम ना गिन सकते हैं ना लिख सकते हैं, ना गिन सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ माप या देख तो सकते हैं, सिर्फ माप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसलिए ये एक मटेरियल नाउन है और इसको हमेशा सिंगुलर में लिखेंगे हम। तो चलिए यहाँ तक समझ गए, लेकिन कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। इन नाउन के पहले जो है ये सिंगुलर है, और जैसे ही सिंगुलर है
तो आप यदि आर्टिकल का यूज कीजिएगा तो इस सभी में जितने भी हमने आपको बताया कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसमें कभी ए, इसके पीछे यदि कभी ए और ए एन लगा रहे, ए और ए एन लगा रहे, फिर भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये फिर भी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत रहेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इस सभी सेंटेंस के वर्ड के पीछे में कभी आप ए और ए एन का यूज करते हुए नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें से आप किसको गिन सकते हैं? फर्नीचर को भी नहीं, इंफॉर्मेशन को भी नहीं, पोएट्री, किसी भी चीज़ को नहीं गिन सकते हैं। और नहीं गिन सकते हैं इसलिए तो ये हमेशा सिंगुलर में रहता है, हमेशा एक रहता है। एक से जैसे ही दो हो जाएगा तो ये तो प्लुरल हो गया। तो क्या है भाई साहब, ये अनकाउंटेबल है, ये सभी अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, इस इन नाउन के पहले ना तो ए और एन का प्रयोग होता है और ना ही इनका प्लुरल बनाया जाता है। ये तो हमने पहले ही बता दिया कि सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि सभी अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? सभी अनकाउंटेबल नाउन है। रूल नंबर 2 है कि कुछ नाउन का स्वरूप, यानी कि कुछ नाउन जो होते हैं उसका फॉर्म जो होता है प्लुरल होता है, लेकिन वे सिंगुलर होते हैं तथा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो आपको देखने में प्लुरल लगेंगे। क्या लगेंगे? देखने में प्लुरल लगेंगे, लेकिन वो होते क्या हैं? वो सिंगुलर होते हैं और उसमें हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। न्यूज़, आप न्यूज़ देख रहे होते हैं, न्यूज़ में बहुत सारे न्यूज़ आप देख लेते हैं, लेकिन लिखा कैसे जाता है? ये न्यूज़ लिखा जाता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है? 25 है क्या? मैथमेटिक्स एक ही है, लेकिन लिखा कैसे जाता है? प्लुरल में लिखा जाता है, लेकिन ये होता हमेशा सिंगुलर है। और मैथमेटिक्स में हमेशा क्या करेंगे आप? सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स 25 होते हैं क्या? पॉलिटिक्स में जो व्यक्ति गया उसको सीधे बोला जाता है ये पॉलिटिक्स में गया। पॉलिटिक्स सिंगुलर है, लेकिन लिखा कैसे जाता है? प्लुरल फॉर्म में लिखा जाता है। वैसे ही इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स, खास करके जो सब्जेक्ट्स के नाम हैं, फिजिक्स हो गया, उसके बाद एथिक्स हो गया, उसके बाद जेनेटिक्स और इनिंग्स, ये सभी क्या है भाई साहब? देखने में जो है प्लुरल लगता है, लेकिन है क्या भाई साहब? सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्यों सिंगुलर है भाई साहब? क्योंकि ये सभी चीज़ें हैं ही एक। इकोनॉमिक्स क्या है? 25 इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स एक ही है, चाहे उसके पार्ट्स कितने हो। ग्रामर क्या है? एक ही है। इंग्लिश क्या है? एक ही ना है। हिंदी एक ही है। इकोनॉमिक्स एक ही है। इनिंग क्या होता है भाई साहब? एक इनिंग में कितने इनिंग होते हैं? एक इनिंग में, एक गेम में एक ही इनिंग होता है, और इसलिए इस इनिंग को, एक गेम में इनिंग तो 2 होते हैं, लेकिन एक इनिंग जो है हमेशा एक ही होता है। लेकिन ये लिखा कैसे जाता है? इनिंग्स लिखा जाता है। तो चलिए, न्यूज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और फिजिक्स, एथिक्स के बारे में आप लोगों ने समझा। ये देखने में हमेशा प्लुरल लगता है, लेकिन होता सिंगुलर में है, और इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आप करेंगे। तीसरा नंबर रूल है कि कुछ नाउन के सिंगुलर तथा प्लुरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर और प्लुरल रूप में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। उनका प्रयोग भाव के अनुसार सिंगुलर या फिर प्लुरल में होता है, यानी कि अपने कंडीशन के अनुसार उसका हम यूज करते हैं। जैसे डियर, डियर क्या है? डियर एक क्या है भाई साहब? डियर का मतलब हिरन होता है, शिप का मतलब भेड़ होता है। ये क्या है भाई साहब? ये हमेशा क्या हो जाएगा भाई साहब? सिंगुलर और प्लुरल में परिवर्तन इसका नहीं होता है। हम देख लेते हैं कि वहाँ पर ग्रुप ऑफ डियर, ग्रुप ऑफ डियर्स नहीं लिखते हैं, ग्रुप ऑफ डियर लिखते हैं, ग्रुप ऑफ शिप्स लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, चाहे वो डियर हो, शिप हो, फिश को हम फिशेज भी लिखते हैं, लेकिन ये क्या है भाई साहब? ये नाउन जो है सिंगुलर और प्लुरल रूप में परिवर्तन नहीं होता। इसका परिवर्तन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मीन्स हो गया डजन, डजन का मतलब क्या होता है? डजन का मतलब जो होता है, डजन का मतलब होता है दर्जन। डजन का मतलब क्या होता है? डजन का मतलब होता है दर्जन। इसका यूज आप हमेशा किस तरीके से करेंगे? डजन का यूज 100, 1000, स्कोर, उसके बाद एजेंडा, डाटा, इन सभी चीज़ का यूज हम किस तरीके से करेंगे? सिंगुलर और प्लुरल अपने तरीके से बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर अपना तरीका कैसा होगा? ये तो हमें पता ही नहीं है। तो चलिए हम बताएंगे अपना तरीका कैसा होगा, ये बताएंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को समझिए। डजन, स्कोर, 100 और 1000। डजन, स्कोर, 100 और 1000 जो है ये सिंगुलर नंबर के रूप में होता है यदि इनका प्रयोग अंकों के बाद किया गया। डजन का, उसके बाद स्कोर का, 100 का, 1000 का, इसका यूज यदि किसी न किसी नंबर यानी कि अंक के बाद किया जाता है, अंकों के बाद जो है किया गया हो, लेकिन डजन ऑफ एग्स, 100 ऑफ एग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? डजन्स ऑफ एग्स।
किसी न किसी जो है दर्जनों का यूज यहाँ पर किया गया है नाउन के पहले, प्रीपोजिशन के पहले। उसके बाद 100 ऑफ पीपुल यहाँ पर किस तरीके से यूज किया गया है, सिंगुलर नंबर के रूप में होता है। फिर से इसको समझिए एक बार, यदि नहीं समझे तो डजन, स्कोर, 100 और 1000 ये क्या है भाई साहब, सिंगुलर रूप नंबर के रूप में तो होता है जी, बिल्कुल हमने बताया है। लेकिन 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 इनका प्रयोग अंकों के बाद यदि किया गया हो तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका प्रयोग यदि अंकों के बाद किया गया हो तो किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डजन्स ऑफ एक्स। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 100 ऑफ एक्स। यहाँ पर आप यदि नहीं समझे तो आगे इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, रूल नंबर 4 है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होता है जी, बिल्कुल सिंगुलर होता है, प्रतीत होता है, लेकिन हमेशा प्लुरल होता है। हमने तो एक देखा कि कुछ देखने में प्लुरल होता है लेकिन होता सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर है कि देखने में सिंगुलर होता है लेकिन हमेशा प्लुरल होता है। क्यों होता है? कैटल, कैटल का मतलब हो जाता है पशु। कैटल का मतलब क्या होता है? कैटल का मतलब होता है पशु, और पशु की यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारे पशु आ जाते हैं, इसलिए ये प्लुरल होंगे। पोल्ट्री की बात यदि करते हैं, एक पोल्ट्री में बहुत सारे जो है चिकन होते हैं, इसलिए जो है ये देखने में जो है क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है सिंगुलर, लेकिन है कि है ये प्लुरल। पीपुल, पीपुल में जो है एक लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, देखने में क्या लग रहा है ये सिंगुलर, लेकिन है क्या ये प्लुरल है। पुलिस, उसके बाद जेनेट्री, पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब होता है किसान या फिर लोग, किसान या फिर लोग, ये सभी देखने में क्या लग रहे हैं भाई साहब, देखने में लग रहे हैं। यहाँ से पीजेंट्री आप बोलेंगे तो लग रहा है कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये प्लुरल होता है। जैसे ही यहाँ पर प्लुरल होगा तो हम क्यों बता रहे हैं कि ये प्लुरल और सिंगुलर है, ये हम बताएंगे। इलेक्ट्रोलेट, इलेक्ट्रोलेट का इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता, मतदाता यानी कि वोट डालने वाले। ये सभी क्या है, देखने में सिंगुलर है लेकिन प्लुरल होता है, प्लुरल होता है। क्यों प्लुरल होता है ये जान लीजिए। अब क्यों प्लुरल होता है ये जान लीजिए। हमने आपको बताया पीपुल में बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस में बहुत सारे, जेनेट्री में, पीजेंट्री में, इलेक्टोरेट में। तो चलिए अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आगे कि क्यों जो है ये देखने में क्या लग रहा है भाई साहब, देखने में जो है सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लुरल क्यों है, प्लुरल क्यों है। जेनेट्री, यदि हम पीजेंट्री की बात करते हैं तो इसमें किसान में बहुत सारे किसान आ जाते हैं, उसके बाद इलेक्टोरेट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और 5वां नंबर रूल देखते हैं। 5वें नंबर रूल में जो हम चर्चा करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, ऑडियंस का मतलब जो हमारे श्रोता लोग होते हैं, क्लास का मतलब जानते हैं। ज्यूरी में 5 जज एक साथ होते हैं, उसको हम ज्यूरी कहते हैं। फैमिली में बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो उसे हम फैमिली कहते हैं। गवर्नमेंट में बहुत सारे सदस्य एक साथ होते हैं, प्रधानमंत्री, उसके बाद वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सभी एक साथ होते हैं जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। सभी के संगठन को गवर्नमेंट बोला जाता है। पुलिस, पब्लिक, पब्लिक में बहुत सारे लोग होते हैं जिसे हम पब्लिक बोलते हैं। आदि नाउन यदि एक इकाई यानी कि एक यूनिट में हो, एक ग्रुप में यदि इसको संबोधित किया जाता हो तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सिंगुलर होगा। ये तब सिंगुलर होगा। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर ऑडियंस, सीधे हम यदि ऑडियंस बोलते हैं तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन इस ऑडियंस में मान लीजिए एक राम भी है, एक राम भी है, उस राम और श्याम, राम और श्याम को निकाल लिए और बोलेंगे कि राम और श्याम जो है प्रोग्राम देख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये प्लुरल हो जाएगा। राम एंड श्याम आर लिखा जाएगा, राम एंड श्याम आर लिखा जाएगा। लेकिन हम ऑडियंस का यूज करेंगे तो ये हमेशा यदि यूनिट्स में यूज हम करते हैं, पूरे संगठन में एक साथ यूज कर सकते हैं। राम और श्याम को भी इसी ऑडियंस में रखेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में इसको यूज करेंगे। क्लास में यदि हम एक बच्चे या फिर 5 बच्चे को निकाल देते हैं और उसको यूज करते हैं तो 5 बच्चे की यदि गिनती हम कर लेते हैं, समझ लीजिए, तो उसको हम प्लुरल कर देंगे, लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं तो ये सिंगुलर में रह जाएगा। ज्यूरी में 5 जज होते हैं लेकिन 5 जज को हम एक साथ यदि ज्यूरी बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। फैमिली में देखिए 10 व्यक्ति हैं लेकिन हम सीधे फैमिली बोल रहे हैं, सीधे हम फैमिली का यूज कर रहे हैं, तो फैमिली में चाहे 50 व्यक्ति हो लेकिन इसका यूज हम सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। गवर्नमेंट में जो है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सभी का यदि हम सीधे गवर्नमेंट का यूज करते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्री और रेल मंत्री को अलग अलग यूज, एक साथ यूज करेंगे, दोनों को निकाल करके, तब प्लुरल फॉर्म में हो जाएगा। पब्लिक में भी वही बातें हैं। नॉन यदि इकाई यानी कि यूनिट का बोध होता हो, यूनिट मतलब तो हम आप लोगों ने समझा कि जूरी में 5 जज एक साथ तो ये यूनिट हुआ, फैमिली में 10 तो ये यूनिट हुआ, गवर्नमेंट में एक साथ बहुत सारे मंत्री तो ये यूनिट हुआ, पब्लिक में बहुत सारे लोग तो ये यूनिट हुआ। तो यूनिट का बोध हो तो सिंगुलर होता है, तब ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन यदि
इनसे इनके सदस्यों का बोध होता है तो ये प्लूरल माना जाता है। लेकिन इससे जो है सदस्यों का, यानी कि हमने आपको पहले ही बताया कि ऑडियंस में से 4-5 लोग को निकाल लें, क्लास में से 4-5 स्टूडेंट्स को निकाल लें, जूरी में से 2 जज को निकाल करके यूज करें, फैमिली में से 10 मेंबर का यूज करें, गवर्नमेंट में से हम 5 मंत्री का यूज करें, पब्लिक में से 10 लोग का यूज करें, तब हम इसका यूज करेंगे प्लूरल में। लेकिन सीधे यदि हम सभी का यूज एक साथ करते हैं वर्ड में, तो वहां पर ये सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। चलिए, छठा नंबर रूल आपके सामने है कि यदि किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में एक ही नाउन का प्रयोग हो तो दोनों ओर नाउन सिंगुलर होता है। दोनों ओर नाउन कब सिंगुलर होगा? जब किसी वर्ड में, किसी एक ही वर्ड में क्या रहेगा भाई साहब? किसी एक ही वर्ड में क्या रहेगा भाई साहब? 2 नाउन है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, मोहन बीटेड, मोहन बीटेड बाय राम। यहाँ पर क्या है भाई साहब? राम क्या है? एक नाउन है। ये क्या है भाई साहब? प्रॉपर नाउन है। और मोहन भी क्या है? दोनों प्रॉपर नाउन है। राम भी प्रॉपर नाउन और मोहन भी प्रॉपर नाउन। राम क्या किया गया है भाई साहब? पीटा गया है। किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। इस बीच में जो है ये क्या है भाई साहब? इस बीच में ये प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन के दोनों बगल क्या है भाई साहब? नाउन है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? दोनों नाउन जो होगा ये सिंगुलर होगा। ये दोनों नाउन को हम सिंगुलर में यूज करेंगे। नाउन यहाँ पर मोहन भी देख लीजिए सिंगुलर में यूज है और राम भी सिंगुलर में यूज है। तो इस तरीके की चीज़ें आएगी तो सिंगुलर में आपको यूज करनी होगी। अगला रूल नंबर 7 है, वन ऑफ, इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस सभी के साथ क्या होगा? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी सेंटेंस में आपके पास यदि वन ऑफ आ जाए, इच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, तो वहाँ पर आप नाउन जो यूज करेंगे उस नाउन का यूज आप कैसे करेंगे? उस नाउन का यूज आप प्लूरल में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 8 में देखते हैं, कंपाउंड नाउन के बारे में जानते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना। 2 नाउन को यदि एक साथ जोड़ते हैं तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। 2 नाउन को एक साथ जोड़ करके उसका एक अर्थ निकालेंगे, उसे ही हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। और कंपाउंड नाउन का यदि आपको प्लूरल बनाना होगा तो रूट वर्ड जो उसमें होगा उसे हम क्या करेंगे? रूट वर्ड में उस प्लूरल फॉर्मेशन को जोड़ेंगे। सबसे पहले तो आप कंपाउंड नाउन कैसे बनाएंगे? देखिए, ब्रदर का मतलब होता है भाई, लेकिन इसमें इन लॉ लगा दिए तो क्या हो गया? ये हो गया साला या फिर बहनोई। तो ब्रदर में इन लॉ को का जो कंपाउंड ये हुआ, इन दोनों का जो बीच में कंपैरिजन हुआ या फिर कंप्लीमेंट हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। और इसका एक अलग अर्थ निकल गया। और इसमें इस ब्रदर में ना लगा है, ब्रदर में यदि कोई दूसरा चीज लगा करके उसको बदल दिया जाता है तब ब्रदर को क्या कहा जाता है? रूट वर्ड कहा जाता है। उस ब्रदर को क्या कहा जाता है? रूट वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है कंपाउंड नाउन को यदि आपको प्लूरल बनानी होगी तो इस रूट वर्ड में एस लगाना होगा। तो इस देखिए, ब्रदर इन लॉ जो है क्या है भाई साहब? एक सिंगुलर है, लेकिन इसको यदि प्लूरल बनाना होगा तो ब्रदर में एस लगाएंगे। और यहाँ पर हमने लिखा है यदि ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाना हो तो ब्रदर्स इन लॉ आपको लिखनी होगी। अगला है माइल्ड सर्वेंट, माइल्ड नहीं है, मेड है। मेड सर्वेंट का मतलब क्या होता है? मेड सर्वेंट का मतलब, सर्वेंट तो कोई भी हो सकता है, स्त्री और पुरुष कोई भी जो है, वुमेन और मैन कोई भी सर्वेंट हो सकता है। तो इसमें जो है सीधे सर्वेंट यदि रहा तो ये क्या हो जाएगा? सर्वेंट हुआ। लेकिन इसमें मेड लग गया तो ये इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया, यानी कि ये जो है एक महिला सर्वेंट हो गई, यानी कि एक वुमेन सर्वेंट हो गई यहाँ पर। और इसमें आपको कहाँ लगाएंगे भाई साहब? तो इस सर्वेंट में ना मेड लगा है तब ना बदला है। सर्वेंट तो एक ही बात है, चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन हो, लेकिन इसमें यदि मेड सर्वेंट लगाते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, यानी कि जिसको हम दाई के नाम से जानते हैं या फिर काम वाली भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको प्लूरल बनाना होगा तो इसका रूट वर्ड कौन होगा? इसका रूट वर्ड हुआ सर्वेंट। और इस सर्वेंट में ही हमें लगाना पड़ेगा, इस सर्वेंट का ही हमें प्लूरल बनाना होगा, जिससे ये पूरा सेंटेंस प्लूरल हो जाएगा। तो मेड और यहाँ सर्वेंट में सर्वेंट्स लगा दिए तो ये प्लूरल हो गया। चलिए, आशा करते हैं कि अब कंपाउंड नाउन में जो आपको कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना होगा तो सबसे पहले उसमें आप ध्यान रखेंगे कि रूट वर्ड्स कौन है। उस रूट वर्ड में एस लगा दीजिएगा या फिर एस या फिर ई एस जो भी लगता हो वो लगाने के बाद ये प्लूरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 है
कि मैन तथा वोमैन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। देखिए, मैन तथा वोमैन के कंपाउंड से जो भी नाउन बने होते हैं, जो भी कंपाउंड नाउन बने होते हैं के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। इसके दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होगा। जैसे हम कह दिए कि मैन सर्वेंट या फिर वोमैन डॉक्टर, यहाँ पर आप कहेंगे सर ये तो मेड, तो मेड का मतलब एक अलग बात हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बनाते हैं क्या भाई साहब, मैन तथा वोमैन लगाते हैं से यदि हम किसी कंपाउंड नाउन को बनाते हैं, कंपाउंड नाउन के बारे में जानते हैं ना, अभी ही बताया है। तो मैन और वोमैन से यदि हम कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो इसके दोनों बगल हमें ये लगाना पड़ेगा। इससे पहले वाले में तो हम रूट वर्ड में लगाए, लेकिन यहाँ पर यदि आपको प्लूरल बनाना होगा तो मैन और वोमैन से बना यदि कोई कंपाउंड नाउन है तो उसके दोनों बगल रूट वर्ड्स में और अलग जो वर्ड्स होगा उस दोनों को आपको प्लूरल करना होगा। देखिए, मैन का प्लूरल होता है मेन, और इसका यदि मैन सर्वेंट आप लिखते हैं तो मैन सर्वेंट में आप सीधे लिख देंगे, लेकिन प्लूरल मैन का क्या होता है, मेन होता है, और सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मेन सर्वेंट्स। उसी प्रकार से वोमेन का क्या होता है भाई साहब, प्लूरल वोमेन होता है, तो यहाँ पर हमने वोमेन लिखा। और डॉक्टर का प्लूरल होता है डॉक्टर्स। दोनों यहाँ पर प्लूरल बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इस कंपाउंड नाउन में जो है मैन और वोमेन है। याद रखिएगा, मैन वोमेन जिस कंपाउंड नाउन में होगा उसको प्लूरल बनाने के लिए आपके जो भी वर्ड्स है उस दोनों वर्ड्स में क्या करना पड़ेगा, उस दोनों वर्ड्स को प्लूरल बनाना होगा। चलिए, एक्सेप्शन है इसमें, कुछ अपवाद हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे मैन हेटर्स, वोमेन लवर्स या फिर मैन लवर्स, ऐसे शब्द आपके सामने यदि रहेगा तो आप इसमें क्या करेंगे भाई साहब, आप इसमें बिल्कुल दोनों में नहीं एक ही में लगाएंगे। यदि मैन हेटर्स रहे तो आपको सिर्फ हेटर्स में एस लगा करके प्लूरल बनाना है। वोमेन लवर्स यदि रहे तो सिर्फ लवर्स को प्लूरल बनाना है, और मैन लवर्स भी रहे तो सिर्फ लवर्स। सीधे तौर पर समझिए, मैन वोमेन में तो आपको दोनों में लगाना है, लेकिन उसमें यदि लवर्स आ जाए एक और लवर्स और हेटर्स ये दो आ जाए तो आपको सिर्फ लवर्स और हेटर्स में लगा करके प्लूरल बनानी है। अगली बातें, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है भाई साहब, पॉजेसिव केस क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। पॉजेसिव केस क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो चलिए पॉजेसिव केस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर रूल नंबर 10 देखिए, दो लगातार नाउन, क्या है, दो लगातार नाउन पर क्या हो जाएगा भाई साहब, एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉजेसिव केस में क्या हो जाएगा, दो लगातार नाउन आएंगे, यानी कि पर्सनल जो केस होता है, पर्सनल केस को हम पॉजेसिव केस कहते हैं। पॉजेसिव केस में जैसे हम बोल देंगे कि थॉमस जॉब, यानी कि थॉमस का जॉब, माय ब्रदर गर्लफ्रेंड, मेरे भाई का गर्लफ्रेंड, उसके बाद वोमेन क्लॉथ, वोमेन क्लॉथ का मतलब तो आप सभी बच्चे जानते ही हैं। तो इसी को हम कहते हैं पॉजेसिव केस, जो किसी न किसी पर्सनल चीज़ से जुड़ा हुआ हो। तो चलिए पॉजेसिव केस का क्या क्या रूल होगा। पॉजेसिव केस में फर्स्ट रूल जो होगा, दो लगातार नाउन यदि एक साथ आते हैं तो उसमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हमें किस तरीके से करना है ये जान लीजिए। इसमें एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया ही नहीं जाएगा। जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर थॉमस जॉब, थॉमस जॉब, सॉरी थॉमस जॉब। दूसरा जो हमने यहाँ पर लिखा, माय ब्रदर्स, माय ब्रदर्स गर्लफ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, ना इस जॉब में लगेगा एपिस्ट्रॉफी एस और ना यहाँ पर गर्लफ्रेंड में, सीधा एस यहाँ पर लिखा जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब दो लगातार नाउन एक साथ आ जाए तो एपिस्ट्रॉफी एस जो है आपको नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर दो लगातार नाउन है ना, थॉमस एक नाउन है, उसके बाद जॉब, इस बीच में कोई ना प्रीपोजिशन है, ना वर्ब है, ना कुछ है। तो इसलिए ये दो लगातार नाउन यदि एक साथ आ जाए तो उसका यदि आपको प्लूरल बनाना हो तो उसमें आपको एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है। यहाँ पर देख लीजिए, ब्रदर क्या है भाई साहब, एक नाउन है, इसके बाद लगातार एक नाउन आया जिसका नाम है गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड में हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, एस लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एपिस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, सीधे एस लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। 11वां नंबर रूल है, एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सामान्यतः सजीव वस्तुओं के साथ किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया भाई साहब, यहाँ पर हमने तो जॉब जो है ये क्या सजीव है,
गर्लफ्रेंड तो सजीव है लेकिन जॉब सजीव नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर यूज किया है किसका, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया है फिर भी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सामान्यतः सजीव वस्तुओं के साथ किया जाता है। देखिए यहाँ पर सजीव वस्तुओं के साथ किया जाता है और इसमें ये दोनों जो है ये तो सजीव है लेकिन हमने किया, जॉब सजीव नहीं है फिर भी हमने क्या किया भाई साहब, नहीं किया। ये एक्सेप्शन है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने अब आएगा, प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, यदि एनीबडी, समबडी, नोबडी आदि के साथ इल्स का प्रयोग हो तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग इल्स पर किया जाता है। यदि नोबडी, समबडी और नोबडी एनीबडी ये सभी चीज़ें आपके सामने आए किसी न किसी सेंटेंस में और उसमें इल्स का प्रयोग किया गया हो, तो इल्स का प्रयोग यदि किया गया हो तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो आप करेंगे वो इल्स पर करेंगे। चलिए आगे जो सजीव निर्जीव वाली बातें हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड नाउन का अंतिम शब्द जो होगा उस पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा। कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द तो हमने जाना था, यहाँ पर देखा था, यहाँ पर देखा था, देख लीजिए यहाँ पर हमने एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया था। तो चलिए एपिस्ट्रॉफी एस सभी में लगा दीजिए, हमने लगाया नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखने सीखने समझने की कोशिश करेंगे। 13वां नंबर रूल आपके सामने है। 14वां नंबर, इसमें कहा जा रहा है यदि दो नाउन क्या हो भाई साहब, क्लोजली रिलेटेड हो, यानी कि बिल्कुल आपस में जुड़ा हो, तो क्या करेंगे भाई साहब, इसमें एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ करेंगे। दो नाउन यदि क्लोजली जुड़ा हो, क्या हो, दो नाउन यदि क्लोजली जुड़ा हो तो उसको क्या करेंगे, जैसे गीता, क्या कहें या क्या हमने यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ पर लिखा गीता लव हर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, अंतिम नाउन के साथ आप क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दोनों नाउन है, गीता भी नाउन है और स्टूडेंट्स भी नाउन है, लेकिन क्लोजली इन दोनों के बीच में जो कोई ना कोई संबंध है, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है ये हमेशा प्यारा व्यवहार करती है, लव करती है, तो इसलिए इसका लास्ट वाला नाउन जो होगा स्टूडेंट है, यहाँ पर लास्ट वाला नाउन, और इसी में क्या होगा, एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। आगे जो है कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जहाँ पर हमने सजीव निर्जीव की बातें की थी वो बातें अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखिए निर्जीव पदार्थ के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो है निर्जीव वस्तु के साथ क्या होगा भाई साहब, सजीव निर्जीव निर्जीव पदार्थों के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अविक एक निर्जीव है, फिर भी यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, निर्जीव वस्तु जैसे कि मान लीजिए अविक लिखा गया है, एक विक, ये निर्जीव है लेकिन टाइम बता रहा है और टाइम बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा। कोई भी निर्जीव चीज़ हो और वो किसी न किसी टाइम का बोध कर रहा हो, समय का बोध कर रहा हो, तो वहाँ पर आपको एपिस्ट्रॉफी एस लगाना होगा। मोमेंट्स डिले, देखिए कोई मोमेंट्स जो है लेट कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, डिले का मतलब होता है कोई ना कोई टाइम जो है इसका बढ़ाया गया है, तो टाइम का यूज यहाँ पर हो रहा है, और टाइम का यूज जैसे ही होगा तो वो निर्जीव चीज़ें क्यों ना हो उसमें आप एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। दूसरी नंबर बात, कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुओं के साथ भी क्या करते हैं हम, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सन जो है क्या है, एक उत्कृष्ट और प्राकृतिक वस्तुएं हैं और काफ़ी जो है अनमोल है हमारे लिए, लेकिन है निर्जीव, फिर भी हम क्या करते हैं यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। द सन रेज, द अर्थ सरफेस, यहाँ पर अर्थ जो है हमारा एक ही है ना, अर्थ जो है एक ही है और ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, ये नहीं तो हम नहीं, इसलिए यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। वजन बताने वाले शब्द के लिए भी हमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ेगा। 1 टन्स वेट, 1 क्विंटल का यूज यदि हम करते हैं तो वहाँ पर जो 1 क्विंटल्स होगा उसमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज आपको करना होगा। एक किलोग्राम वेट, किलोग्राम्स वेट यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम एपिस्ट्रॉफी एस निर्जीव चीज़ें में, और वो होगा किलोग्राम। स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ निडल्स पॉइंट स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ
के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ भी हम क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। स्पेस यानी कि जगह, जो भी चीज़ यदि जगह बताता हो तो उसमें यदि प्रयुक्त कोई नाउन है तो वहाँ पर हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे अ नीडल्स पॉइंट, नीडल यानी कि सुई के पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है। और जैसे ही यहाँ पर जगह, पॉइंट क्या है, पॉइंट एक जगह है और जगह में यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। अब बोट लेंथ, बोट का क्या है भाई साहब, लेंथ है, लेंथ यानी कि लंबाई है, तो ये क्या बता रहा है भाई साहब, बोट की लंबाई बता रही है, बोट की लंबाई बता रही है, और इसलिए यहाँ पर हम बोट में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। तो चलिए, आज का क्लास आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए हम आप तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप सभी बच्चे लास्ट तक क्लास में जुड़े हुए थे। और भी बेहतर तैयारी आप यदि करना चाहते हैं तो इसके लिए तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं हमारे कोर्स को, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहतर तैयारी के लिए आज हमारा जो पेड कोर्स है इसको आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। पेड कोर्स की विशेषताएं क्या है ये जान लीजिए। पेड कोर्स में सभी विषय का बेहतर तैयारी कराया जाएगा। आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का काफ़ी बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का जो ही एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा और सभी चैप्टर का जो है क्या हो जाएगा भाई साहब, एक थ्योरी का क्लास यदि खत्म होता है उसका क्वेश्चन आपको साथ ही साथ कराया जाएगा। क्लास वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इस पेड कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस इस पेड कोर्स में आपको कराया जाएगा। मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस यहाँ से कराया जाएगा। कोई डॉट यदि पेड कोर्स से संबंधित हो तो 7479823598 ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अब आपके मन में चीज़ें होगी कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो हमने तो आपको पहले ही बता दिया कि आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स इस पेड कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और पूरा कंप्लीटली ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। फुल्ली सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इससे बाहर कोई भी चीज़ें होंगी ही नहीं। बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क ला करके एक अच्छा कोर्स और कॉलेज आप आसानी से ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। चलिए कोर्स फी की बात अब कर लेते हैं। आपके मन में जो है ये चीज़ें भी होगी कि सर कोर्स फी कितना है। कोर्स फी तो 1099 रुपया है, लेकिन अभी ऑफर के तहत मात्र 599 रुपया में, कितना, मात्र 599 रुपया में ये कोर्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो इसको जल्द से जल्द आप सभी बच्चे इनरोल कीजिए। इनरोल करने के लिए जो भी प्रोसेस होगी वो सभी प्रोसेस हम बताने वाले हैं, लेकिन कोर्स जो है ये चलेगा कहाँ ये सबसे पहले जान लीजिए। LGR स्टडी का 2 ऐप है। एक ऐप जो है फाइट वाला ऐप है जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में, ये बिल्कुल फ्री ऐप है। इसका नाम आप याद रख लीजिए, फ्री ऐप। और इस ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस रेड वाले ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे ही LGR स्टडी लिखेंगे प्ले स्टोर पर, दोनों ऐप आपके सामने आएगा। आप पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस रेड वाले ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस आएगा। नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद टर्म कंडीशन को एग्री करनी है। टर्म कंडीशन को जैसे ही आप एग्री कीजिएगा तो आपके नीचे में जो है रजिस्टर का ऑप्शन होगा ही, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो पैरामेडिकल सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेव वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा। सेव वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स के आइकॉन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बाय नो का आइकॉन आएगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है पेमेंट करने का ऑप्शन जो है वो खुल चुका होगा। चाहे आपके पास कोई भी ऑप्शंस हो, गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या फिर अदर UPI, नेट बैंकिंग जो भी हो, आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पे नो के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, उसको जो भी ऑप्शन हो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। आप को यदि पेमेंट करनी है और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली पेमेंट करें तो इसके लिए हमने एक फ़ोन पे का QR कोड दिया है। यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम किसी भी जगह पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो है नंबर है 7631244178 7631244178। ये हमारा नंबर है। इस नंबर को आप जैसे ही टाइप कीजिएगा
और प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा तो लालू कुमार का नाम आएगा। लालू कुमार वाले नेम पर आपको यदि आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आप सही जगह पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ से आप पेमेंट करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको कोर्स ज्वाइन करा दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन फाइट वाले ऐप के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि फाइट वाले ऐप में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। फाइट वाले ऐप में आपको मिलने वाला है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF बिल्कुल फ्री, क्विक रिविजन नोट्स, क्लास नोट्स, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, मॉडल पेपर का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं एक साथ मिल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आज का क्लास आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। LGR स्टडी के इस कोर्स को आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से। थैंक यू।